वेलकम बैक टू हसन इंग्लिश क्लासेस। और आप हसन की क्लास में हैं, इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर कुछ सीख के जाएंगे। मेरा ये हमेशा से एक सोच रही है कि बच्चों तक नॉलेज को पहुंचाया जाए। लेट्स नॉलेज प्रिवेल। नॉलेज को रुकना नहीं चाहिए, इसको आगे बढ़ते रहना चाहिए, लोगों तक पहुँचनी चाहिए बात, तो अच्छा लगता है। तो आज के इस क्लास को मैं इम्पॉर्टेंट बनाने जा रहा हूँ और इस क्लास में मैं डिस्कस करूँगा प्रीपोजिशन के बारे में। और ये क्लास मैं बार बार ये बताता हूँ कि सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो क्लास स्टैंडर्ड्स 8 to 10 भी हैं, 12 के जो स्टूडेंट हैं या कम्पिटिटिव वाले हैं, सारे के लिए बनाया गया है इस व्यू को रख के, ताकि बच्चों को बात समझ में आ जाए। वैसे प्रीपोजिशन का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि अरे प्रीपोजिशन आया, मुझे समझ में नहीं आएगा। लेकिन होपफुली आप जब क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारे एस्पेक्ट को। और मैंने ये सोच के रखा है कि लगातार इस प्रीपोजिशन सब्जेक्ट के ऊपर मैं कुछ न कुछ बनाता रहूँगा, और लगातार अभी जो वीडियोस आएंगे वो सिर्फ प्रीपोजिशन के ऊपर आएंगे। इसको देखते रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन एक डिफ़िकल्ट चैप्टर, डिफ़िकल्ट लेसन लोग मानते हैं। मैं इसको ठीक करने जा रहा हूँ, थोड़ा आसान करने की कोशिश करूँगा। एक कॉमन लैंग्वेज में इंग्लिश को सीखिए, मज़ा आएगा। प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन जब वर्ड को हम एनालाइज करते हैं तो पता चलता है प्री प्लस पोजिशन मीन्स के प्री वन मीन्स होता है बिफोर, पहले, और पोजिशन मतलब इट्स स्टेट, इट्स पोजिशन या इसकी जो जगह है। तो ये इसके पहले यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले जो आता है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो और इसको और समझिए, और समझने के लिए अब देखिए, प्रीपोजिशन इज ए स्ट्रक्चरल वर्ड। एक डिफिनेशन तो हम लोग बचपन में पढ़ते ही है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मीन्स के नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, ये एकदम है, हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। क्या दिखाने के लिए आता है? तो शो इट्स रिलेशन, रिश्ता दिखाने आता है विद अदर वर्ड्स, जो सेंटेंस में और वर्ड्स हैं उनसे रिश्ता को बनाता है, रिश्ते को इस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है, आगे जोड़ता है बात में। यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रीपोजिशन इज ए स्ट्रक्चरल वर्ड, स्ट्रक्चरल वर्ड दैट एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चरल वर्ड का मतलब ये होता है, कुछ वर्ड, जैसे एक वर्ड है एजुकेट, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से वर्ब है, एजुकेट, सिखाना। जब व्हेन वी ऐड IUN, सफिक्स IUN को हम लोग ऐड करते हैं तो वो अब नाउन, एजुकेशन एक वर्ड बनता है जो कि नाउन हो जाता है। लेकिन प्रीपोजिशन एक खुद का बना हुआ वर्ड, यानी ये किसी और से बनाया नहीं जाता, बल्कि खुद प्रीपोजिशन जितने भी है वो अपने आप के हैं, किसी और के से लिए हुए नहीं, किसी और से लेके बने हुए नहीं, इसीलिए। और जब ये आपस में जुड़ते भी हैं, जैसे इन एक प्रीपोजिशन है, टू एक प्रीपोजिशन, दोनों को जोड़ते हैं, व्हेन वी ऐड टुगेदर, तो हम लोग देखते हैं कि इनटू भी एक प्रीपोजिशन ही आता है। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल वर्ड कहते हैं। दैट एस्टैब्लिशेस, जो रिश्ते को बनाता है, क्या कहता है? रिश्ते को बनाता है किसके साथ? वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के साथ। यानी ये वर्ब है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट है कौन सा, तो वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा ये बताता है, ठीक है। They are normally placed before nouns or pronouns। ज्यादातर या अक्सर आप कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन से पहले इसका यूज किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले इसका यूज किया जाता है। कभी कभी लास्ट में भी आता है, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन हिडन होता है, छुपा होता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, जो ऑन का यूज किया गया है वो क्या क्या कहा? तो टेबल से पहले। टेबल एक नाउन है, इसलिए इसको नाउन से पहले ऐड किया जाता है। नेक्स्ट, ही इज गोइंग, वो जा रहा है, कहाँ को जा रहा है? तो पटना, पटना जा रहा है, टू लगाया गया, तो इसका यूज हमेशा नाउन से पहले होता है। इन इंग्लिश प्रीपोजिशन कैन कम एट द एंड ऑफ ए क्लाउज। कभी कभी क्लाउज के एंड में भी आता है, इन सर्टेन स्ट्रक्चर, खास के कुछ खास स्ट्रक्चर है जैसे। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि ये इनफॉर्मल स्टाइल में आता है। दो तरह के स्टाइल होते हैं, एक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लास्ट तक जरूर देखेंगे, बहुत काम की बातें, बहुत काम का वीडियो बना हुआ है। तो एक फॉर्मल मतलब होता है जिसका यूज प्रॉपर वे में हो, जो RP हो, रिसीव प्रोनाउंसिएशन हो, या फिर जो वेल्स वाले लोगों ने बनाया कि ये यूज है। लेकिन कभी कभी इनफॉर्मल, जो हम लोग काम की बातें, ग्रामेटिकल पैटर्न से हट के जो बातें कहते हैं उसको इनफॉर्मल कहते हैं। तो इनफॉर्मल स्टाइल में इसका यूज किया जाता है, ठीक है।
कभी कभी इसके बाद कोई ये नहीं होता है, मतलब नाउन नहीं होता। जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। अबाउट के बाद नाउन नहीं है, लेकिन अबाउट एक प्रीपोजिशन है। दूसरा है यू आर जस्ट द पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। आप ही वो इंसान है जिसको मैं खोज रहा था, जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज जो है नाउन से पहले नहीं है। ये क्योंकि क्लाउज है, क्लाउज के एंड में इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक अपना मीनिंग अलग से देता है। क्या करता है? अपना मीनिंग अलग से ये देता है, प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। When we use verb after preposition we use ing। एक बात और याद रखिएगा कि अगर verb से लगा हुआ, सटा हुआ, उसके बाद फौरन कोई नाउन फॉलो कर रहा है, नाउन उसके बाद आ रहा है, तो वैसे कंडीशन में, वैसे नाउन में ing लगा के उसको, वैसे वर्ब में ing लगा के उसको जीरेंड बनाते हैं। और जीरेंड के बारे में ये कहा जाता है कि when we add ing to a verb it works like a noun। नाउन की तरह ये काम करता है। ing तो लगा हुआ होता है, लेकिन ये नाउन की तरह काम करता है, इसीलिए वो नाउन बन जाता है। जैसे, और यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते। जैसे she saved money by giving up cigarette। उसने पैसे को बचाया या बचाती है, whatever। कैसे? सिगरेट को छोड़ के उसने पैसे को बचाया। I think about paying money। मैं पेमेंट करने के बारे में, पैसा देने के बारे में सोचता हूँ या सोच रहा हूँ, व्हाटएवर। तो ये आप देखिएगा यहाँ पे जो अबाउट है और पहले में बाय है, दोनों के बाद ing फॉर्म यानी जीरेंड का यूज किया गया। यही मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे ing फॉर्म का यूज किया जाता है, जीरेंड का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट डायग्राम। प्रीपोजिशन आर समटाइम्स ड्रॉप बिफोर कंजंक्शन एंड समटाइम्स नॉट। कभी कभी कंजंक्शन से पहले इसको ड्रॉप कर देते हैं, नहीं भी लिखते हैं, और कभी कभी लिखते भी हैं, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में इसको नहीं लिखते हैं। जैसे आई एम नॉट सर्टेन व्हाट आई एम सपोज टू डू। आई एम नॉट सर्टेन व्हाट, यहाँ पे ऑफ आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। दैट्स व्हाई आई हैव पुट ऑफ इनटू द ब्रैकेट। ब्रैकेट में मैंने रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि यू कैन यूज इट। अभी आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आई बात। आई एम सर्टेन ऑफ व्हाट आई एम सपोज टू डू। मैं जो करना चाहता हूँ या मैं निश्चित हूँ उसके बारे में। The question of whether they should turn back was never discussed। सवाल ये होता है कि यहाँ पर आप तो मीनिंग समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताना है, क्योंकि what भी कंजंक्शन है फर्स्ट एग्जांपल में और सेकंड एग्जांपल में whether भी कंजंक्शन है। इसके पहले आप प्रीपोजिशन का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जानकारी बड़े काम की है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, कोई भी इसको कट कुट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ टू। ओमिशन, यूज एंड ओमिशन ऑफ टू विथ वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ वर्ब्स होते हैं जिसको आप कम्युनिकेट करते हैं, जिसको बात करने के लिए, जुड़ने के लिए यूज करते हैं, उसको वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। कभी फुर्सत मिली आपको तो बहुत सारे वर्ब्स को कैटेगराइज करूंगा, मैं बताऊंगा आपको। देखिए वर्ब्स ऑफ कमांड, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन एंड एडवाइस। फॉर एग्जांपल एडवाइस, आस्क, बेग, कमांड, एनकरेज, इम्प्लोर, इनवाइट, ऑर्डर, रिकमेंड, रिमाइंड, रिक्वेस्ट, टेल, अर्ज, warn can be followed directly by the person addressed without to or plus infinitive। यानी इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं बिना infinitive पे to लगाए हुए, बिना infinitive का to लगाए हुए इसका यूज कर सकते हैं। ओके, they advised him to wait। they advised him, wait भी हो सकता है, they advised him to wait भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। I urged her to try again। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया कि आप दोबारा कोशिश को करें, ठीक है। तो यहाँ दोनों पे कंडीशन में मैंने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो प्रीपोजिशन टू है, इन्फिनिटिव का टू जो है उसको हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड्स है कॉल, शाउट, कंप्लेन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, grumble, murmur, mutter, say, shout, speak, suggest, talk, whisper। ये सारे वर्ब जो नीड टू, इनके पहले टू की जरूरत है, यानी ये जो इन्फिनिटिव इनके बाद लगेगा वहां पे हम लोग टू जरूर लगाएंगे। इससे पहले एग्जांपल में आप लगा भी सकते थे और नहीं भी लगा सकते थे, लेकिन इन सब वर्ड्स जो मैंने आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, जैसे कंप्लेन, अर्ज, कॉल, शाउट, एक्सप्लेन, ग्रम्बल, मर्मर, मटर, इन सब वर्ड के साथ आपको नीड टू की जरूरत है, टू लगाना ही पड़ेगा। ओके, पीटर कंप्लेन टू हर अबाउट द फूड। पीटर कंप्लेन टू हर अबाउट द, यहाँ पे अगर यहाँ पर जबकि ऐसी बात है कि
टू का मतलब ऑब्जेक्ट आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। She said nothing to, she said nothing to her parents, to आप लगा सकते हैं। He spoke English, them नहीं होगा, to them होगा, ठीक है। यहाँ पे to लगाने की जरूरत है, ओके। Shout at, कभी कभी किसी के ऊपर चिल्लाते हैं तो उसको shout at कहते हैं हम लोग अपनी कॉमन भाषा में। Shout at can be used when the subject is angry, मतलब बोलने वाला गुस्सा है, with the other person, दूसरे से गुस्सा है तब ये बोला shout at, ठीक है। वहाँ पर he shouted at me, यहाँ पे shouted के साथ on नहीं लगेगा, shout के साथ on का ही यूज किया जाता है, ठीक है। to get away of his way, उसके रास्ते से हट जाओ, चिल्लाया कि उसके रास्ते से हट जाओ। तो मैं ये बताना चाह रहा था इन सब एग्जाम्पल में कि कहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज होगा, और ये डिफिनेशन को प्रूफ करने के लिए दिया गया था। इसके आगे जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आएंगे, इसके आगे जो वीडियोस बनेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेंगे, आप उसको देखेंगे लास्ट तक। और इसके बाद मैं आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इस टाइप से वीडियो को बनाऊंगा ताकि आपको बातें समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।